त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब ध्रुव से कहाँ तक कर रहा है, वक्रता केंद्र यानी सी तक, तो ये सी हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये ध्रुव हो गया और ये सी हो गया, ये पी हो गया और ये सी हो गया। तो पी और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब वृत्त के केस में इसी को ना केवल हम त्रिज्या बोल रहे थे। साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और नए वीडियो में दोस्तों सेटअप काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, जिस वजह से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको 100% हर टॉपिक्स को अच्छे से समझा देंगे हम, अगर अंत तक बने रहिएगा तो, ठीक है। सेटअप तो कमज़ोर है, तो सेटअप का आप बहाना मत मार के जाइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आसान से समझा सके, ठीक है। यह वीडियो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंस का जो बायो वाला पोर्शन था उसमें फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर दिया था। ये फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसके पार्ट 3 वीडियो को हम आज बना रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम्स के बारे में, ठीक है, रूल्स के बारे में, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा रूल था उसका। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में था, ये समझा दिए थे। तो इसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समतल दर्पण में आपतित किरण तल से, ये याद रखिएगा, तल से कितना डिग्री, 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड एंगल का मान कितना होगा। ये हम जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, परंतु गौर से अगर इस चित्र में देखिएगा ना, तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है इस साइड में। एक तो ये अक्ष से कोण बन रहा है यहाँ पे, जिसको आपतन कोण बन रहे हैं, है ना। एक और तल से कोण बन रहा है, इस नीचे वाले तल से, तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है। यानी इस क्वेश्चन में या इस न्यूमेरिकल में ये वाला एंगल दिया है कितना डिग्री, तो 35 डिग्री दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये तल से जो कोण बन रहा है उसका मान दिया 35 डिग्री। तो हमको बताना है कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो अगर नोटिस कीजिएगा तो ये लंब जो है ना परपेंडिकुलर, ये इससे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो इससे बनता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। और तल से बना है 35 डिग्री, यानी 19 में से हम 35 को माइनस कर दे तो बचेगा कितना, तो घटाएंगे तो 55 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इंसिडेंस एंगल जो होगा या फिर आपतन कोण जो होगा, ये कितना डिग्री का होगा, तो 55 डिग्री का होगा। अब पूछ रहा है इसमें कि आपसे परावर्तन कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे तल से 35 दिया था, हम टोटल 90 डिग्री में से 35 को माइनस किए तो 55 आया, यानी आई का कोण आई यानी जो आपतन कोण था इसका मान कितना निकल गया, 55 डिग्री। तो जब आई 55 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री होगा। दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार बराबर होते हैं। तो ऐसे ही तो न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछता है, जो कि उम्मीद है कि आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो तल वर्ड जब भी आएगा ना, तो तल का जो एंगल दिया होगा उस एंगल में से आपको 19 में से माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो आएगा वही आपतन कोण या परावर्तन कोण के मान होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स के कवर करते हैं। तो अब आप बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है, मिरर जिसको बोलते हैं। तो दर्पण के बारे में सब अच्छे से जानते होंगे, परंतु एग्जाम की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी कांच का एक टुकड़ा जिसका सतह चिकना तथा परावर्तक हो। यहाँ पे देखिएगा, कोई भी दर्पण तब कहलाएगा जब उसका सतह एक चिकना हो, ठीक है, यानी क्या हो, स्मूथ हो, और परावर्तक हो, मतलब वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, वही चीज़ क्या कहलाता है, तो दर्पण कहलाता है। कोई भी ऐसा सतह जहाँ से प्रकाश का परावर्तन संभव हो, वही हमारा दर्पण या मिरर कहलाएगा, ठीक है। अब ये मिरर दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। तो सर तो हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा था, तो उत्तल और अवतल दर्पण होता है, परंतु ये गोलीय दर्पण का भाग है। उत्तल और अवतल दर्पण किसके भाग होते हैं, तो गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। जबकि एक होता है समतल दर्पण, यहाँ पे प्लेन मिरर बोलते हैं। अभी जो हम प्रकाश के नियमों का अध्ययन कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में, या भी ये सब किस दर्पण के ऊपर कर रहे थे, तो समतल दर्पण के ऊपर। तो समतल दर्पण एग्जैक्ट समतल होता है। आप जब भी सुबह सुबह अपना कंघी से लेकर मुड़ी झाड़ते हैं केस, वो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वो समतल दर्पण होता है, प्लेन होता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की अगर हम विशेषता की बात करें, तो विशेषता में हमने यहाँ पे लिखा कि एक नंबर, देखिएगा ध्यान से, ये विशेषता आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है। पीछे बनने का मतलब यह नहीं है कि ये दर्पण है, यहाँ से हम दिख रहे हैं अपना थोड़ा वो पीछे बन रहा है। पीछे बनने का मतलब कि उसके अंदर, ठीक है। दर्पण
यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे का मतलब कि काफ़ी अंदर बनता है, ठीक है। पीछे ये नहीं कि यहाँ देख रहा है इस साइड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी पहली विशेषता थी कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा आपकी, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो आभासी होगा, काल्पनिक होगा, वर्चुअल इमेज होगा, और जब उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। हालांकि हम यहाँ पे आपको प्रतिबिंब के बारे में अभी नहीं पढ़ाए हैं, जब दर्पण की पूरी सिस्टम्स को पढ़ा देंगे ना तब आपको प्रतिबिंब समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब का मतलब अभी सीधा समझिए, परछाई या उस जो भी चीज़ सामने रखा गया है जो दर्पण के अंदर बन रहा है वही उसकी प्रतिबिंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा जब भी बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। ये जब भी सीधा बनेगा तो आभासी, ठीक है, और उल्टा बनेगा तो उल्टा अगर बनता है वो तो वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। ये दूसरा। तीसरा की बात करते हो, ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब अगर दर्पण में किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, वस्तु की लंबाई, तो दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना मीटर का बनेगा? 5 मीटर। समझ रहे? यानी वस्तु की लंबाई जितना होगा ना उतना ही लंबाई का दर्पण उसके अंदर, दर्पण के अंदर उसकी परछाई या प्रतिबिंब बनेगी, और वो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार यानी जो साइज है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, एग्जैक्ट, ठीक है। तथा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि अगर दर्पण में अपने इस हाथ से कान को पकड़िएगा तो लगेगा कि इसको पकड़े हैं, ये होता है पार्श्विक रूप। या हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जैसे R एक लेटर है, कार्ड, इसको समतल दर्पण के सामने अगर रखेंगे ना तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देगा। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि ये R है और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अगर किसी के कान को खींचेगा ना जोर से, यहाँ पे मारिए कान पर, तो लगेगा इस पे मारे, यही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा, ठीक है। तो ये कांड किस में होता है? तो ये होता है समतल दर्पण में, जबकि गोलीय दर्पण में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ये चीज़ था। तो अगर और विशेषता की बात करें तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे। मतलब पर जो वस्तु है ना वो अगर दर्पण के काफ़ी नज़दीक है तो प्रतिबिंब उसका काफ़ी अंदर तक बनेगा, दूर तक बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम उससे दूरी बनाएंगे ना तो प्रतिबिंब काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब था इसका। तो आई होप आप समतल दर्पण की विशेषता को समझ पाए होंगे, ठीक है। ये चीज़ था। अब दूसरा है गोलीय दर्पण। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो दर्पण है ना उसका नाम है गोलीय दर्पण, क्योंकि प्रकाश के द्वारा जितने भी प्रतिबिंबों का फॉर्मेशन होगा ना, जितने भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो सभी प्रतिबिंब का निर्माण लगभग हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? तो गोलीय दर्पण के आधार पर, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण होता है। तो जाहिर सी बात है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पे हमने कुछ चित्र बनाया, देखिएगा। गोलीय दर्पण का मतलब कि इनका जो परावर्तक और अपरावर्तक सतह होगा ये गोल होगा, ठीक है, गोल वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है एक गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें दोनों आपको शामिल दिख रहा होगा। इस साइड वाला को हम कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण बोलते हैं, और इस साइड वाले को बोलते हैं क्या चीज़? तो ये कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण है। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो इस सेक्शन को हमने यहाँ पे काट के बनाया है और इस वाले पार्ट को यहाँ पे बनाया है। किसी भी दर्पण के 2 सतह होते हैं। कितने सतह? तो 2 सतह होता है। एक होता है परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और एक होता है नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसका मतलब कि परावर्तक सतह और अपरावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह का मतलब कि जिधर प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे समतल दर्पण में अगर देखिएगा ना, इस दर्पण में तो ये ऊपर वाला सतह से प्रकाश का परावर्तन हुआ था, तो इसको बोल सकते हैं ना हम क्या चीज़? परावर्तक सतह। इसको बोल सकते हैं क्या चीज़? परावर्तक सतह। जबकि इधर कलई किया गया था किसका? दर्पण के पीछे कलई किया गया रहता रंग, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा हमको, ठीक है, क्या है वो। तो जिधर कलई किया गया रहता है उधर से प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपरावर्तक सतह। सेम अगर गोलीय दर्पण में भी देखा जाए ना तो ये भी दोनों सेम है। अब इधर कलई नहीं किया गया है तो ये क्या है? परावर्तक सतह, और ये अपरावर्तक सतह। उसी तरह से इसमें देखा जाए तो इसके इस साइड में अपरावर्तक सतह और इस साइड में क्या है? परावर्तक सतह, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हम साइड कर दिए, देखिएगा ध्यान से। एक तरह से इसको ब्रीथ हम समझ सकते हैं, क्या ब्रीथ? ये ब्रीथ है। ब्रीथ में ये पूरे जो केंद्र, ये बीच वाला जो होता है ना केंद्र होता है, केंद्र, सेंटर, ब्रीथ के केस में। परंतु दर्पण के केस में इसको वक्रता केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, बीच वाले केंद्र को, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इतने जो आधे भाग है ना, ब्रीथ का जो आधा भाग होता है इसको, यानी व्यास के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जबकि वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और
अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण के केस में इस पूरी लंबाई को हम बोलते हैं क्या चीज़, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं इसको। और इसके आधे भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ था इसमें। अब देखिए थोड़ा सा अवतल और उत्तल दर्पण की बात करें तो ये था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है ना, उत्तल दर्पण ये हो गया, इसका परावर्तक सतह ये हो गया इस साइड वाला, ये क्या होता है, उभरा होता है, ऐसे निकला होता है, ठीक है, निकला हुआ है आगे की ओर, ठीक है, उससे उत्तल दर्पण उभरा हुआ है, समझ रहे हैं। जबकि इसका अपरावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, यानी अपरावर्तक सतह कलई रहता है। तो प्रकाश का जब भी इसमें परावर्तन होगा ना तो ये प्रकाश दूर दूर भाग जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी ऐसे मुड़े हुए भाग पर, जैसे इसी को मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बॉल फेंकते हैं ना तो ये किधर भी जा सकता है, मतलब ये प्रकाश को फैला देगा ये वाला, ठीक है, उत्तल दर्पण। जबकि इस केस में देखिएगा तो इसमें परावर्तक सतह जो है ना ये धंसा हुआ है, ऐसे पचका हुआ है अंदर से, और अपरावर्तक सतह उभरा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए ना कलई की है बाएं साइड से ही की है, दोनों में कलई कहाँ से की है, बाएं साइड से, ठीक है, यहाँ पे। तो कलई जब अंदर की तरफ करेंगे तो ये होगा उत्तल दर्पण, और जब इसमें कलई बाहर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, अवतल दर्पण, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक की समझ में आई कि नहीं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अब एक चीज़ और है, इसमें ना आपको चिन्ह पूछा जाता है, चिन्ह कि किसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक धनात्मक क्या होगा, ठीक है। तो उसको समझने से पहले इसके अंदर कौन कौन से भाग थे उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए लिखे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी गोलीय दर्पण में क्या क्या कौन कौन से भाग होते हैं, फोकस दूरी, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं। तो उन भागों को अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहला भाग है ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब ये दोनों दो दर्पण था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसके मध्य बिंदु, तो यहाँ पे ये दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु यही ना है, तो इसी को बोलते हैं पोल या ध्रुव। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण ना, दर्पण का मध्य बिंदु है, तो इसको बोलते हैं पोल या ध्रुव। तो दोनों दर्पणों का ध्रुव होता है जो उसके मध्य में टीका होता है, ठीक है, ये चीज़। अब वक्रता केंद्र की बात करें तो इसको बोलते हैं सीसी माने क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, तो ये गोलीय दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु ये, यानी जो वृत्त का केंद्र था ना, सेंटर, वो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्रुव जो था ये दर्पण का केंद्र था, ठीक है, और वक्रता केंद्र जो है ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। अब आगे उसके बाद और भी पार्ट से, जैसे वक्रता त्रिज्या है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी यहाँ पे ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब ध्रुव से कहाँ तक कर रहा है, वक्रता केंद्र यानी सी तक, तो ये सी हो गया, यहाँ पे देखिएगा ये ध्रुव हो गया और ये सी हो गया, ये P हो गया और ये C हो गया। तो P और C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब वृत्त के केस में इसी को ना केवल हम त्रिज्या बोल रहे थे, जबकि दर्पण के केस में P और C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है फोकस, इसको कहते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को। देखिए ध्रुव, ये P हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से P और C का मध्य बिंदु माने इसके बीच में जो होगा पॉइंट, उसी बीच को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इंग्लिश में भी फोकस बोलते हैं और हिंदी में भी फोकस कहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे कि P और C के बीच में कह रहा है, इसका मतलब कि CP और PF या FP के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, यानी CP बराबर होगा किसके, PF के। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब आपको दर्पण सूत्र शुद्ध कराएंगे ना तो उसमें ये चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा कि CF या PF, CF और PF ये वाला, ये दोनों इक्वल्स होता है एक दूसरे के, तबे तो बीच में है। अब कोई चीज़ बीच में है, इसका मतलब कि बीच से पहले वाली की दूरी और बीच से दूसरे वाली की दूरी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखा है ज़रूर यहाँ पे, ठीक है, कि फोकस में जो होगा ना, ये फोकस, इसमें देखिएगा P CF के बराबर होगा, या CP बराबर ये भी तो बोल सकते हैं, देखिएगा CP बराबर ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 गुणे F, इसको 2 गुणे F बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी दूरी कितना हो गई, 2x मिलाकर हो गया, यानी CP बराबर लिख सकते हैं कितना, CP इक्वल टू 2x, और x को हमने f माना तो f लिख सकते हैं यहाँ पे, तो CP बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा।
इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दर्पण सूत्र में जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जब भी दर्पण सूत्र सिद्ध कराया जाएगा तो उसमें भी ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस था। उसके बाद फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव, फोकस ये वाला हो गया CP के बीच का पॉइंट है ना, और P ये हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इसको बोलते हैं क्या चीज़, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो बड़ा F जो था ये फोकस था, छोटा F जो था ये क्या था, फोकस दूरी था। तो बड़ा F जो था ना ये C और P के बीच के है, बीच में है ना, और F और P के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ना कि ये बीच वाला पॉइंट है, इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। जबकि इसके बीच का जो मध्य बिंदु है, बीच वाला मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं फोकस। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा आप ये, ठीक है। तो दर्पण में इतने सारे क्या होते हैं, तो उसके पद होते हैं, ठीक है, जिसमें ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी होता है। अब हम फाइनली जब ये समझ गए तो अब हम समझते हैं कि आखिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये चीज़ आपको जब मैथ में थोड़ा सा तो बहुत जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैथ में होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसी के आधार पर हम समझेंगे कि किसका, ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक और किसका ऋणात्मक होता है। तो अगर मैथ की बात करें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में आप जरूर कन्फर्म होंगे कि ऊपर वालों को बोलते हैं ये क्या है, वाई अक्ष, और ये वाला एक्स अक्ष है, ठीक है। अब एक्स अक्ष में ये वाला दूरी पॉजिटिव होता है, ये वाला दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये वाला दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसको अगर यहाँ पे लाकर रखा जाए, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण कर दे, ठीक है, ऐसे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये उसका बीच वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया क्या चीज़, एक्स अक्ष। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब कि इस बीच में जो भी टर्म्स आएंगे ना वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोकस भी क्या होगा, फोकस या फोकस दूरी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। यानी उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस दूरी और फोकस या जो भी पार्ट्स इसमें मिलेंगे सबके सब क्या होते हैं, तो धनात्मक होते हैं, प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं उत्तल दर्पण के केस में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको ये जो इसको देख रहे हैं ये वाला एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है ना, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है चिन्ह परिपाटी, इसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। जबकि अगर मैथ में पढ़िएगा तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन में पढ़िएगा, आप समझ रहे हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ये क्लियर हुआ। अब अवतल दर्पण की अगर हम देखें तो अवतल दर्पण भी सेम ऐसे ही तो कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे बनाएंगे अगर, तो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए ना, माइनस वाला जो सेक्शन है ना, ये अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी माइनस में है, माइनस के सेक्शन में, इस साइड वाला में है। तो इसका मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस और फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम फाइनली समझेंगे कि अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ काम अगले वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं।